हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम हैंड में होने वाले पेन्स के बारे में बात करेंगे। कैसे हम उन्हें पहचानते हैं कि ये कौन सी डायग्नोसिस होगी, तभी हम उसका अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। क्योंकि सारी पेन की कंडीशंस का इलाज पेन किलर खाना नहीं होता है, तो ये डायग्नोसिस का बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने हैंड को अपने सामने रख के देखें, तो सबसे नीचे की तरफ और सबसे सेंटर में एक जगह एक नर्व पास होती है, जिसे हम बोलते हैं मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व अगर प्रेस होती है, इस पे किसी तरीके का प्रेशर बनता है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से बने, जैसे डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म या और कोई ऐसी स्टोरेज डिसऑर्डर, मतलब कारण कुछ भी हो, अगर इस नस के ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो आपको अपनी थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर के अंदर और रिंग फिंगर के आधे हिस्से में यहाँ पे पेन, टिंगलिंग लग सकती है। हाथ की मसल्स में वीकनेस लग सकती है। रात में सोने के बाद स्पेशली काफी ज्यादा आपको ये सिम्टम्स बढ़े हुए दिखते हैं, क्योंकि जब रात में हम सो जाते हैं तो रिस्ट थोड़ा मुड़ जाती है, जिससे नर्व के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जब हम इस कंडीशन को ठीक करने की बात करते हैं, तो एक नाइट स्प्लिंट भी देते हैं, ताकि रात में सोते वक्त आपकी स्प्लिंट सीधी रहे। डायग्नोसिस क्लिनिकली होती है। दूसरा, उसके अलावा हम एनसीवी का टेस्ट कराते हैं। एनसीवी इज ए नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि एक कार्पल टनल सिंड्रोम है, जिसका शुरुआती ट्रीटमेंट तो मेडिसिन्स होती हैं अगर ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। पर अगर हाथ की मसल्स के अंदर भी वीकनेस आने शुरू हो जाए और ये कंडीशंस मेडिसिन खाने के बाद भी इम्प्रूव नहीं कर रही होती है, तो एक छोटी सी डे केयर सर्जरी होती है, जिसमें जो नर्व जिस ट्रैक्ट से जा रही होती है, उस ट्रैक्ट में एक टिश्यू का बना हुआ ब्रिज होता है। उस ब्रिज को हम छोटी सी सर्जरी से कट कर देते हैं और सिम्टम्स इमीडिएटली रिलीव होना शुरू हो जाते हैं, अगर ये शुरुआती हैं। अगर एडवांस हो चुके हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि 100% ही इम्प्रूव करें। तो ये बताता है कि इसकी डायग्नोसिस बनना कितना इम्पॉर्टेंट है एनसीबी से, और सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लेट करने पे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सिचुएशन पे जाते हैं। इसी के पास में आता है हमारा थंब। थंब के पास में दो सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशंस होती है कि ओल्ड एज के अंदर लोगों के थंब के बेस में जॉइंट जो होता है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, उसके अंदर आर्थराइटिस हो जाती है। आर्थराइटिस का यहाँ मोटा मोटा मतलब है कि बोन की जो सरफेस होती है वो अनइवन हो जाती हैं। अगर हम थंब को सीधा मूव करेंगे, चारों ओर घुमाएंगे, जिसको हम ग्रिंड टेस्ट बोलते हैं, जैसे ग्रिंडिंग कर रहे हो किसी चीज की, तो उससे इस जगह पेन बढ़ जाता है। और जो एग्जामिनर होता है उसको फीलिंग भी आती है, कुछ एबनॉर्मल क्रैपिटस की एबनॉर्मल साउंड की वैल्यू आती है, तो उससे हमें इस चीज के बारे में पता चल जाता है। इसी जगह एक और कॉमन बीमारी होती है, जिसे हम डिकुरवेंस टीनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं। इसमें और जो सीएमसी जॉइंट की आर्थराइटिस में कंफ्यूजन रहता है, तो उसका एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फिंकलस्टीन टेस्ट, कि थंब को हम पाम में मोड़ेंगे और सारी फिंगर्स उसके ऊपर रख के अल्नर डायरेक्शन यानी कि छोटी वाली फिंगर की तरफ रिस्ट को मोड़ते हैं नीचे की तरफ। तो फिंगरस्टिंग टेस्ट पॉजिटिव तब माना जाता है कि अगर आपको रिस्ट के पास पेन हो, क्योंकि अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये जो रिस्ट के पास दो टेंडन्स जा रहे होते हैं, इनके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है डिकुरवेंस टीनोसाइनोवाइटिस में। तो डिकुरवेंस टीनोसाइनोवाइटिस का मतलब क्या हुआ? टीनो का मतलब होता है टेंडन्स, जो टेंडन्स जाते हैं जो हमारी हाथ की उंगलियों को मोड़ते हैं। और साइनोवाइटिस का मतलब उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेन होता है। तो इस वाले टेस्ट से, फिंकलस्टीन टेस्ट से, हमें पता लग जाता है डिकोर्वेंस टीनोसाइनोवाइटिस है। तो ओल्ड एज में ज्यादा चांस होते हैं सीएमसी जॉइंट की आर्थराइटिस का, जिसको हमने ग्रिंड टेस्ट से पता लगाया था। और उससे यंग एज में ज्यादा चांसेस होते हैं कि डिकोर्वेंस टीनोसाइनोवाइटिस रहे। स्पेशली जो यंग मिडिल एज वीमेन के अंदर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार जैसे छोटा बच्चा हुआ तो उसको उठाने का पोस्चर गलत हो जाए, बार बार उठाने से, कोई रिपीटेटिव काम करने से, थायराइड होने की वजह से, किसी तरीके की लोकल आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये कंडीशन हो जाती है। तो सीएमसी जॉइंट आर्थराइटिस में तो थंब स्पाइका स्प्लिंट इज ए बेटर ऑप्शन। ये एक स्प्लिंट पहना देते हैं। जितना कम आप थंब के मूवमेंट करोगे उतना ही कम पेन होगा, और उससे आपको आराम मिलता है। थंब स्पाइका स्प्लिंट डिक्वेंस टीनोसाइनोवाइटिस में भी पहनाया जाता है, पर उसके अंदर आपको या तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो इन्फ्लेमेशन कम करें टेंडन के ऊपर से, वो दी जाती हैं। और अगर उससे
आराम नहीं मिल रहा है, आपको बार-बार मेडिसिन खानी पड़ रही है, तो वहाँ पर उस शीथ के अंदर जहाँ टेंडन्स जा रहे हैं, वहाँ पे एक लोकल स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने से बहुत ही प्रॉम्प्ट रिलीफ मिल जाता है और जल्दी रिलीफ मिल जाता है, जो डॉक्टर की सलाह के साथ लगवाया जा सकता है। इससे टेक्निकल चीज़। अब थंब और इंडेक्स फिंगर पे एक और बहुत ही पॉपुलर कंडीशंस होती है जो फिंगर्स में और थंब में होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर में क्या होता है कि जो जब हम अपनी फिंगर्स को मोड़ते हैं, तो मोड़ने पे एक तरीके का लॉक आता है। ऐसा लगता है कि फिंगर मुड़ नहीं पा रही है और अटक रही है, और सीधा करने में वो एक ट्रिगर की साउंड के साथ खुलती है। तो थंब में अगर ऐसा होता है तो उसको ट्रिगर थंब बोलते हैं, और अगर फिंगर में ऐसा होता है तो ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। तो उस कंडीशंस को भी हम ऐसे डायग्नोसिस कर लेते हैं कि हम ये टेस्ट करा के देखते हैं, थंब और फिंगर को मोड़ के सीधा कराते हैं, और उसके ऊपर जहाँ ट्रिगर होता है उस जगह हम अपनी फिंगर रख के चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पर फिंगर अटक के निकल रही है, तो हमारी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। इसमें भी शुरुआती स्टेज में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती है, पर अगर आराम नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर लोकल स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है, और अगर इंजेक्शन देने के बाद भी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, तो एक छोटी-सी डे केयर सर्जरी होती है जिसमें वो शीथ जहाँ से वो टेंडन फँस के निकल रहा है, उसको कट कर दिया जाता है। सिमिलर चीज़ हमने डिक्वर्वेंस स्टेनोसाइनोवाइटिस में भी स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया था। अगर बाय चांस उससे भी आराम नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी जो टेंडन्स जिस शीथ के अंदर, जिस कवरिंग के अंदर से जा रहे हैं, उसको एक छोटी-सी माइनर सर्जरी से करेक्ट कर दिया जाता है। तो नॉर्मली तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो जाता है, पर अगर नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ पर ये छोटी माइनर सर्जरीज़ की जा सकती हैं। तो अभी तक हमने कार्पल टनल जो कि रिस्ट पे होती है, डिक्वर्वेंस स्टेनोसाइनोवाइटिस जो कि थंब वाली साइड रिस्ट पे होती है, थंब के जॉइंट में जो सीएमसी आर्थराइटिस होती है उसके बारे में बात की है, ट्रिगर फिंगर के बारे में बात की है। अब हम लिटिल फिंगर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर सुन्नपन आ रहा है, तो लिटिल फिंगर में और रिंग फिंगर के आधे हिस्से में सुन्नपन आ रहा है, तो कहीं न कहीं अल्नर नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जो बाकी की 3 एंड हाफ फिंगर में सुन्नपन आता है, तो वो मीडियन नर्व को दर्शाता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कौन-सी फिंगर के अंदर प्रॉब्लम है। तो उस सिचुएशंस के अंदर अगर 1 एंड हाफ फिंगर्स में सुन्नपन आ रहा है, पेन हो रहा है, एब्नॉर्मल सेंसेशन आ रही है, तो हम अल्नर नर्व को ट्रैक्ट करते हैं। एल्बो के पास क्यूबिटल टनल सिंड्रोम होता है, एक टनल होती है जहाँ से नर्व जारी होती है, वहाँ प्रेशर की वजह से ऐसा हो जाता है, या इसके पूरे ट्रैक्ट में कहीं भी नीचे रिस्ट के पास गायन्स कैनाल होती है, वहाँ भी प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वहाँ भी नर्व पे प्रेशर आने से होता है। तो इसके लिए भी हम क्लिनिकली टेस्ट करते हैं, हम फिंगर्स को चेक करते हैं कौन-सी फिंगर में सेंसेशन जा रही है, एल्बो को जोर से पूरा मोड़ के देखते हैं, अगर उसके बाद फिंगर में सुन्नपन बढ़ रहा है, तो ये पता चल जाता है कि ये एल्बो के अंदर नस के ऊपर, अल्नर नर्व के ऊपर खिंचाव पड़ रहा है, जिसको हम क्यूबिटल टनल बोल रहे हैं। हम नर्व के ट्रैक्ट को टैप कर के जाके देखते हैं, अगर उससे सुन्नपन और इलेक्ट्रिकल सेंसेशन जैसी फीलिंग आ रही है, तो वो टेनल साइन होता है, या फिर एनसीवी का टेस्ट कराया जाता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग तरीके से हम इसका पता लगा लेते हैं। शुरुआत में मेडिसिन देते हैं, अगर आराम नहीं मिलता है, तो वहाँ पर भी उस नस को जहाँ से वो फँस रही है, कंप्रेशन पड़ रहा है, वहाँ से रिलीज़ करके सर्जिकली एक माइनर सर्जरी से ठीक कर दिया जाता है। तो ये अलग-अलग सिचुएशंस हैं जो सारी की सारी हैंड में होती हैं, और जिसकी वजह से पेन होता है, डिफ़िकल्टी होती है, पर सारी की सारी हैंड की सिचुएशन सेम नहीं होती हैं।